हेलो दोस्तों, मैं पुनः आपके बीच अगले टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था द्विआंगी विलयनों के लिए राउल्स का नियम, द्विआंगी विलयनों के लिए राउल्स का नियम। और मैंने लास्ट में एक चीज बोला था, राउल्स के नियम के अनुसार या राउल के नियम के अनुसार हम विलयन को कितने भागों में विभाजित करते हैं। राउल्स के नियम के अनुसार या रावल के नियम के अनुसार विलयन को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं आज देखेंगे। यह हमारा अगला टॉपिक है। इसमें बताया जाता है रावल के नियम के अनुसार, रावल के नियम के अनुसार रावल के नियम के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू, रावल के नियम के अनुसार विलयन को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं। रावल के नियम के अनुसार विलयन को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन, पहला होता है जिसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? आदर्श विलयन, और इसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी रावल के नियम के अनुसार हम विलयन को कितने वर्गों में बांटे बाबू? दो वर्गों में बांट दिए। पहला हो गया आदर्श विलयन, जिसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया अनादर्श विलयन, जिसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम वास्तविक विलयन का नाम भी देते हैं। अब बात आती है जे हम एक एक के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, जे आदर्श और अनादर्श विलयन कैसे बनते हैं, तो और उनकी परिभाषा क्या होती है, और उसके बारे में वर्णन करके हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक को लेकर के आते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी जिसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन। फर्स्ट हम देखते हैं आदर्श विलयन, जिसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बताया जाता है बाबू, जो वैसा विलयन जो सभी तापों और सांद्रणों पर, वैसा विलयन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है, वैसा विलयन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है, तथा जिसके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। वैसा विलयन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है, तथा जिसके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे में होता है हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण। ऐसे हम काफी एग्जाम्पल इसमें लेकर के आदर्श विलयन को इंडिकेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं ताकि आपको याद हो जाए। वैसा विलयन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है, तथा जिसके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन नहीं होते हैं, तो उसे हम अनादर्श विलयन आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के बाद हम जानते हैं आदर्श विलयन के गुण। दूसरा है आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण का अर्थ हुआ के गुण, क्वालिटी ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के गुण।
हम देखें बाबू तो सबसे पहला हम बता सकते हैं आदर्श बिलियनों के अंदर किस प्रकार का गुण पाया जाता है। आदर्श बिलियनों के अंदर सबसे पहला गुण होता है आदर्श बिलियन सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करते हैं। पहला गुण हो गया आदर्श बिलियन सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करते हैं। अब आता है और वो होता है हमारा क्या सेकेंड गुण। सेकेंड गुण में बताया जाता है आदर्श बिलियन का आयतन। सेकेंड गुण में हम बताते हैं आदर्श बिलियन का आयतन उनके अवयवों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। आदर्श बिलियनों का आयतन उनके अवयवों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें मिलता है तीसरा और वो होता है तीसरा आदर्श बिलियन के बनाने में आयतन और एंथैल्पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श बिलियन के बनाने में आयतन और एंथैल्पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा बताया जाता है आदर्श बिलियन के अणुओं के बीच जो बल होता है आकर्षण बल जो होता है उनके परमाणुओं के आकर्षण बल के समतुल्य होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ आदर्श बिलियन के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह उनके परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है या उसी के रूप में होता है। इसमें बताया जाता है फिर से आप सुन लेंगे इनके अणुओं के मध्य वही आकर्षण बल होता है जो उनके परमाणुओं के मध्य होता है। आदर्श बिलियन के अणुओं के मध्य वही आकर्षण बल होता है जो उनके परमाणुओं के मध्य होता है। एक बार और देख लेंगे आदर्श बिलियन के गुण। फर्स्ट मैंने बताया जो आदर्श बिलियन जो होता है सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है। दूसरा मैंने बताया जो आदर्श बिलियन का आयतन उनके अवयवों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। तीसरा मैंने बताया आदर्श बिलियन में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन नहीं होता है। चौथा मैंने बताया आदर्श बिलियन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल वही होता है जो उनके परमाणुओं के मध्य होता है। तो यह था आइडियल सॉल्यूशन जिसे हम बोले थे आदर्श बिलियन और आदर्श बिलियन के गुण। तो आदर्श बिलियन की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैंने बताया जो वैसा बिलियन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है तथा जिसके निर्माण में आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं आदर्श बिलियन। अब सेकेंड होता है यहाँ पे और उसे हम बोलते हैं नन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं नन आइडियल सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं अनादर्श बिलियन। केयर करेंगे यहाँ पे अनादर्श बिलियन के बारे में बताया जाता है ठीक अपोजिट होता है इसकी परिभाषा। वैसा बिलियन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके निर्माण के क्रम में आयतन और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन होता है। यानी वैसा बिलियन जो सभी तापों और सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा जिसके निर्माण के समय आयतन और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन होता है उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। अनादर्श बिलियन के भी गुण होते हैं। यहाँ पे डालते हैं अनादर्श बिलियन के गुण। तो यहाँ पे डालते हैं बाबू अनादर्श बिलियन के गुण होते हैं। तो अनादर्श बिलियन का सबसे पहला गुण हम देखते हैं
जी क्या होता है, अनादर्श विलयन का सबसे पहला गुण यहाँ पे मिलता है। अनादर्श विलयन में 1 नंबर पे हम बता देते हैं आपको, और ये होता है अनादर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर जो होता है रावल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरा बताया जाता है इनके अणुओं के मध्य यानी दूसरा बताया जाता है इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होते हैं भिन्न होते हैं। इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो भिन्न होते हैं। अब इसमें बताया जाता है तीसरा, अनादर्श विलयन का आयतन उनके अवयव, यानी तीसरा हम बताते हैं अनादर्श विलयन का आयतन उनके अवयवों के आयतन से कम या अधिक होता है। अनादर्श विलयन का आयतन उनके अवयवों के आयतन से कम या अधिक होता है। चौथा इसमें बताया जाता है, और वो चौथा होता है अनादर्श विलयन में बताया जाता है बनाने में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन होते हैं। अनादर्श विलयन के बनाने में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको दिया जाए, क्वेश्चन बनता है आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, तो आप आसानी से अंतर गुण को लेकर के दे सकते हैं। मैंने आपको बताया अनादर्श विलयन परिभाषा से भी दे सकते हैं, यानी वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके निर्माण में एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन होते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इनके गुण दे दिए। अब बात आती है एक और गुण आप जान जाइए, अनादर्श विलयन जो होता है विचलन प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन क्या करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। और इसी गुण के कारण अनादर्श विलयन को हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं, अनादर्श विलयन को 2 वर्गों में बांट दिए। अनादर्श विलयन का क्लासिफिकेशन हम 2 वर्गों में कर देते हैं। एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक, एक होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ये अनादर्श विलयन का वर्गीकरण होता है, और किसके कारण होता है, क्योंकि अनादर्श विलयन विचलन का गुण प्रदर्शित करता है। और इसी विचलन के गुण के कारण अनादर्श विलयनों को हम 2 वर्गों में बांट दिए, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में होता क्या है, तो इनमें अवयवों का आयतन अधिक हो जाता है, और ऋणात्मक विचलनों में जो होता है अवयवों का आयतन जो होता है कम हो जाता है। इनमें जो देखा जाता है धनात्मक और ऋणात्मक विचलनों में, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में कैसे हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का वर्णन कर पाते हैं, मैं आपके बीच बताता हूँ। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, यानी जब 2 पदार्थों को धनात्मक विचलन के बारे में और ऋणात्मक विचलन के बारे में हम वर्णन करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋणात्मक, उसके बाद देखते हैं धनात्मक। यानी जब 2 अवयवों को परस्पर मिश्रित करते हैं, तो मिश्रित करने के क्रम में बताया जाता है कि किसी पदार्थ के किसी कण के बाहर नहीं निकलने से, यानी किसी भी कण के बाहर नहीं निकलने से विलयन का वाष्प दाब, यानी जब 2 पदार्थों को परस्पर हम मिश्रित करते हैं, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन की परिभाषा में बता रहा हूँ। जब 2 अवयव, यानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऋणात्मक विचलन की परिभाषा, क्या जब 2 अवयवों को परस्पर मिश्रित करते हैं और उनमें से कोई अवयव बाहर नहीं निकलता है,
तो विलयन का वाष्प दाब उसके अनुमानित वाष्प दाब से क्या होता है, तब उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब उसके अनुमानित वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो उस तरह का विचलन जो होता है ऋणात्मक विचलन कहलाता है। सेम कंडीशन वही होता है जब दो अवयवों को परस्पर हम मिश्रित करते हैं, तो दो अवयवों को मिश्रित करने पर कोई कण जो होते हैं तेजी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब उसके अनुमानित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, तो उस तरह का विचलन धनात्मक होगा, और जिसमें कम हो जाता है तो उस तरह का विचलन क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। अब आपको ये क्लियरफाई करना होगा जे धनात्मक विचलन जो होता है और ऋणात्मक विचलन जो होता है, दोनों में आप केयर करेंगे। जब यहाँ पे ऋणात्मक विचलन होगा तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलेंगे, यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिलने से ऋणात्मक विचलन होता है। और दूसरा यहाँ पे हम बता रहे थे धनात्मक विचलन, तो धनात्मक विचलन में बताया जाता है बेंजीन और एल्कोहल यानी C6H6 प्लस CH3OH एल्कोहल या मेथेनॉल भी बोल सकते हैं इसे। अब मैं यहाँ पे धनात्मक विचलन के बारे में एक एग्जांपल दिया, उसी तरीके से हम ऋणात्मक एग्जांपल का अगर दें तो यहाँ पे देते हैं CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, आप प्लस में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यानी CH3COCH3 सिंगल बॉन्ड दे करके देते हैं, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। यानी इस तरीके से हम केयर एक बार और करते हैं। अनादर्श विलयन में विचलन के प्रदर्शित होने के कारण इस विलयन को हम दो वर्गों में बांट दिए, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। जब दो अवयवों को परस्पर मिश्रित करते हैं तो उनके कण के तेजी से बाहर निकलने से विलयन का वाष्प दाब अनुमानित वाष्प दाब से जो अनुमान लगाया गया है, जो हम लोग केयर किए हैं, अनुमान लगाए हैं ये होना चाहिए, उससे जब अधिक हो जाएगा तो ऐसा विचलन धनात्मक विचलन कहलाएगा, जैसे में बेंजीन और मेथेनॉल। दूसरा हम बता दिए ऋणात्मक विचलन, जब दो अवयवों को परस्पर हम मिश्रित करते हैं और उनमें से कोई भी कण बाहर नहीं निकलते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब अनुमानित वाष्प दाब से क्या होता है, तो अनुमानित वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो उस तरह का विचलन ऋणात्मक विचलन कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको मिल गया ऋणात्मक विचलन का, यहाँ पे CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं और यहाँ पे एसीटोन का मिश्रण, ये जो होता है ऋणात्मक विचलन के बारे में वर्णन करता है। तो एक बार हम फिर आपको दिखा दीजिए हमने क्या क्या बताया। रावल के नियम के अनुसार हमने विलयन को दो वर्गों में बांटा, आदर्श और अनादर्श। आदर्श विलयन जो होता है सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन करता है। अनादर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियमों का पालन नहीं करता है। इसके भी गुण के बारे में मैंने वर्णन किया, लेकिन अनादर्श विलयन के विचलन प्रदर्शित करने के कारण इसे दो भागों में बांट दिया, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इस तरीके से यहाँ तक मैंने बताया, आप इसको नोट करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर इसमें कहीं प्रकार का आपको किसी प्रकार का कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेंगे। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।